और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो जाएगा वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। दोस्तों, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे जो पहले गृह मंत्री थे या पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे देश को अगर चलाना है तो कहीं ना कहीं हमें सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके द्वारा एक बात कही गई थी कि भाई हमारे देश के लिए स्टील फ्रेमवर्क जो है वो सिविल सर्विसेज है, जिसके तहत हमारा स्ट्रक्चर जो है वो काम करता चला जाएगा। बट समय बीतने के साथ में आज की परिस्थितियाँ ऐसी है कि जब से 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आती है और तब से लेकर अभी तक थर्ड टर्म वो कंटिन्यू कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जो आईएएस ऑफिसर्स काम किया करते थे उनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है और अब वो संख्या घट करके परसेंट में केवल 33% पे आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे अगर हम हमारी जर्नी की बात करें तो कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर्स ने अपने हाथों में एक हेजेमनी मेंटेन करके रखी हुई थी कि कहीं पर भी अगर चले तो जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का जो भी काम होगा, उसके अंदर आईएएस ऑफिसर्स की हमेशा एक से रहेगी। बट समय के साथ में अभी क्या देखा जा रहा है कि आईएएस ऑफिसर की जो रिप्रेजेंटेशन है जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे, वो लगातार घटती चली जा रही है। और अब केवल आप संख्या की बात करें तो यहां पर देखिए कि 236 ऑफिसर्स में से केवल 80 ऑफिसर्स ही ऐसे हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि आईएएस सर्विसेज से हैं। इसका मतलब 33% से भी कम उनका लेवल आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय की अगर बात करें तो ये जो सिचुएशन अभी है ये बिल्कुल आने वाले समय में चेंज होने वाली है, जहां पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क या फिर आपने सुना होगा कि जब भी लॉबी की बात आती है, ग्रुपिंग की बात आती है, तो आईएएस ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट कोई भी अपनी गजब की लॉबिंग मेंटेन नहीं कर सकता। तो ऐसे में उस लॉबी का जो काम था वो कहीं ना कहीं, अभी आपने जैसे वीडियो देखा उसमें साफ साफ क्या बोला है कि क्या हर काम ही एक आईएएस ऑफिसर करेगा? जिसने एक परीक्षा पास कर ली इसका मतलब वो हर चीज के लिए सूटेबल हो गया? नहीं, हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करना होगा, हमें दूसरी सर्विसेज पर भी अटेंशन देने की जरूरत होगी। तो एक तो पॉइंट यहां पर क्लियर आ रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी करंटली जो रूलिंग चल रही है मोदी सरकार की, वो साफ साफ कॉन्शियसली जानबूझ करके ये टेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो एक मोनोपोली हो चुकी है, या जिसको एक बाबू कल्चर भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बाबू कल्चर, कि हाँ भाई जब तक बाबू की साइन नहीं करे जाएंगे तब तक फाइल आगे जाएगी नहीं। तो इसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत डिले हो जाता है और साथ ही साथ एक अपने आप में रेड टैपिज्म का जो सिनेरियो जो एलपीजी पॉलिसी से पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया करता था, ठीक है, एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके पहले जिस तरीके से इन बाबुओं की पकड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, बोलो वो पकड़ अभी भी अगर चलती रहे तो बोलो कोई रेलेवेंस वाली बात नहीं है, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें बाबू कल्चर को तो रोकना पड़ेगा, अदरवाइज अंग्रेज यहां से छोड़ के चले गए और सारी पावर बाबुओं के हाथ में रह गई, वो ही सब कुछ करते चले जाएंगे। तो ऐसे में फिर डेमोक्रेसी का क्या मामला है? ये जो जॉइंट सेक्रेटरी का जो मामला है ये यहीं पे अटका हुआ नहीं है, आप एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे भी जाके देखो, जो कि मोर और लेस सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, वहां पर भी टोटल 112 पोस्ट हैं। आप देखेंगे कि उनमें केवल 37 जो है वो ही केवल आईएएस हैं, बाकी नॉन आईएएस ऑफिसर्स हैं वहां पे काम कर रहे हैं। और ये जो चीज है ये लगातार 2014 से इसी ट्रेंड को देखा जा रहा है। और ये बात जो भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स है वो कह रहे हैं कि भाई ये समय जिस तरीके से बढ़ रहा है वैसे लगता है कि ये जो ट्रेंड है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब नॉन आईएएस सेक्रेटरीज की संख्या लगातार बढ़ेगी और बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल हमारे सामने आता है कि क्या कारण है कि यहां पर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से टेंडेंसी शो कर रही है कि भाई आईएएस ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन पे लाने में वो कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट है, और वहीं पर दूसरी तरफ से आईएएस ऑफिसर्स भी क्या एक विल तो रखते हैं, क्या इच्छा तो रखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करने की। तो उस चीज का एकदम क्लियर हमें आंसर यहां से मिल जाएगा, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर जो सेंट्रल लेवल पे सेक्रेटरी लेवल पे काम कर रहे हैं वो रेलवे, रेवेन्यू, अकाउंट्स, इन सर्विसेज से आते हैं, जबकि आईएएस ऑफिसर आपको पता है, हमें पता है कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर में आती है। इसका मतलब ये कि इनका रिक्रूटमेंट तो यूपीएससी के थ्रू एग्जाम क्रैक करके हो जाता है, फिर इनकी ट्रेनिंग करना, इनकी पोस्टिंग का जो काम है ट्रेनिंग देना, वो हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट की साइन के अंडर में इनकी ज्वाइनिंग होती है। और फिर उसके बाद में आप क्या देखते हैं कि ये सर्विस के लिए चले जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो यहां पर एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन का। अगर आपने देखा हो कि केंद्र और राज्य संबंधों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई जाती है कि बोला आईएएस ऑफिसर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ये तो कहती है स्टेट गवर्नमेंट। बट अभी ट्रेंड थोड़ा सा यूटर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है इसमें मामला कि सेंट्रल गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर्स को कहती है कि भाई आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के अंडर में आकर के अपनी सर्विसेज दो, जिसको डेपुटेशन पे आना बोलते हैं, है ना, क्योंकि जनरली आईएएस ऑफिसर्स
जो हैं वो स्टेट में आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए या फिर सेक्रेटरी के तौर पे, है ना, या फिर आप कह सकते हो चीफ कमिश्नर के, चीफ सेक्रेटरी के तौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे काम करते रहते हैं। तो उन लोगों से जब रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप आओ और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सर्विसेज दो, जिसको डेपुटेशन पे आना बोलते हैं, वहां पर वो लोग भी रिलेक्टेंस दिखाते हैं। उनका ये कहना रहता है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिसी मेकिंग होती है वहां पर एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होता है और इंटेलेक्चुअल डिबेट के अंदर फिर मामला थोड़ा फंसता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में आईएएस ऑफिसर्स हैं वो ये सोचते हैं कि उस पेचीदगी में फंसने की बजाय हम सेंटर की बजाय हम स्टेट के साथ ही कोलैबोरेट करके स्टेट के अंडर में ही काम करते रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से रेलवे, रेवेन्यू और दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर्स को सेक्रेटरी लेवल पे लेके जा रही है। इसका कारण यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मानना है कि देखो सारा एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है, और ये कहीं ना कहीं जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स है उनकी ओपिनियन है कि उनका ये कहना है कि देखो जो ये रेवेन्यू या फिर रेलवे सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनकी ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक सारा काम उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो ऐसे में उन लोगों को वहां पर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो मोर और लेस वही काम करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सुटेबल लगता है। वहीं पर एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होकर के अल्टीमेटली वो काम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के डिफरेंस के चलते उनकी काम करने की अप्रोच, उनके आइडियाज में डिफरेंस आते हैं। तो वो लोग बिल्कुल भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि वो स्टेट वाले आकर के इनके अंडर में काम करे। हो सकता है कि कोई स्टेट के लिए लॉयलिटी शो करे। फॉर एग्जांपल अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू चल रहा है तो वहां पर अगर उसी स्टेट के आईएएस ऑफिसर को अगर डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाएगी तो वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सोच करके काम करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उस चीज को लेकर के बिल्कुल टेंशन में आ जाएगी। तो ऐसे में क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने खुद के ही जो कंप्लीटली खुद के अंडर में आने वाले ऑफिसर्स है उन्हीं को प्रमोट कर रही है, और ये सीधा सिग्नल कर रही है कि जो आईएएस की डोमिनेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो लगातार डिक्लाइन कर रही है, और डिक्लाइन करते करते आने वाला ट्रेंड एकदम चेंज दिखेगा पिछले, अगर हम 10 साल पहले की सिचुएशन को देखें और आज की सिचुएशन को देखें। और ये देखो एलिगेशन भी लगता रहता है हमेशा कि आईएएस ऑफिसर्स की लॉबी इतनी खतरनाक होती है कि इनके अंदर एक एनोनिमिटी मेंटेन करना भी मुश्किल होता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन एनफ कर लेते हैं। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एनोनिमिटी लाना चाह रही है। दैट मींस कि किसको प्रमोट किया जाएगा, किसको आगे लाया जाएगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ भाई आईएएस ऑफिसर के लिए एक इंडिविजुअल ने आईएएस एग्जाम क्रैक कर लिया तो वो बस एक परमानेंट ही अपना एक सर्टिफिकेट लेकर के आ गया। नो, यू हैव टू परफॉर्म। आपको क्वालिटी वाइज भी अच्छा करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके अंदर इच्छा है कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सर्व करने की। ये दोनों फैक्टर्स यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ठीक है, इनका नाम है केबी सिद्धू, इनके द्वारा दो चीजें कही गई। एक तो ये बोला गया कि कहीं ना कहीं अभी आईएएस ऑफिसर रिलेक्टेंस वाली जो बात है ना कि आईएएस ऑफिसर खुद नहीं जाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये इनके द्वारा हाईलाइट की गई थी कि जो सेंट्रल स्टेट लेवल पे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनका ये रहता है कि कहीं पर भी हम माथापच्ची में ना फंसे, हम कहीं पर भी काम करें तो हमारे ऊपर ज्यादा कोई फ्रिक्शन वाली सिचुएशन ना बने। और रिसेंट टाइम में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है इसका पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। आपने केस सुना होगा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास में एक लेटर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके XYZ इन ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे भेज दो, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फ्रिक्शन आ गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में जो पॉलिटिक्स होती है कि एक तो पार्टी रूल कर रही है सेंट्रल लेवल पे, दूसरी ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है स्टेट लेवल पे, तो वहां पर वो फ्रिक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आईएएस ऑफिसर्स को। और ऐसी परिस्थितियों में फिर ये लोग भी इच्छा नहीं रखते कि हाँ जी हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर के सर्विस सर्व करें। अब आप डेपुटेशन की जब बात आ रही है तो आप इस चीज से समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत है 1469 आईएएस ऑफिसर्स की कि वो डेपुटेशन पे आकर के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर में काम करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करें। बट एक्चुअल में फिगर कितना है जो काम कर रहे हैं, केवल 442। अब आप यहां से समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कितनी ज्यादा जरूरत है, बट ये जो आईएएस ऑफिसर्स है वो खुद नहीं जाना चाह रहे हैं वहां पर। तो ये चीज जो है ये एकदम क्लियरली समझ में आती है कि वाकई में दोनों तरफ से ताली बज रही है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानबूझ करके आईएएस ऑफिसर्स को प्रमोट नहीं करना चाहती, जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा आईएएस ऑफिसर्स भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तो ये फैक्टर मिला करके ये इंश्योर कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आईएएस ऑफिसर की जो पोस्ट है उनकी संख्या में लगातार कम हो रही है, और नॉन आईएएस ऑफिसर्स हैं वो सेक्रेटरी लेवल पे काम कर रहे हैं। इस चीज को देखो वैसे नलीफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 तारीख 2022 में अपनी तरफ से एक चेंज भी इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आईएएस ऑफिसर काम कर रहे हैं तो उनको जब भी डेपुटेशन पे बुलाया जाए तो उनको स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो काम कर रहे हैं, उनसे एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। आप तो सीधा आओ और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर लो। और ये जो चेंजेस थे ये बेसिकली जो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर किए गए थे। बट आप क्या देखते हो, इन अमेंडमेंट्स को फिर गजब का एक बैकलैश देखने को मिला था। अल्टीमेटली ये ठंडे बस्ते में जाके गिर गया और अभी भी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। बट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि आज के समय की जो सरकार है
इसमें एक क्लियर मैसेज है कि आईएएस ऑफिसर्स रन नहीं करा रहे हैं कंप्लीटली, जो कि पहले की सरकारें हुआ करती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में अपडेट थी कि किस तरीके से लगातार आईएएस ऑफिसर की जो नंबर्स हैं वो घट रही है सेंट्रल लेवल पे, और क्यों घट रही है वो भी हमने अच्छे से समझा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो इतना ही था। अब जाते जाते आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज के तौर पे किन किन सर्विसेज को कंसिडर किया जाता है, तो आप उनके नाम जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से एक और वीडियो लेकर के आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।